अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एंटी साइकोटिक्स। ओके, यानी दिमागी जो बीमारी होती है क्या किसी को दिमागी बीमारी अपने अंदर? आप तो बोलेंगे सब टीचर ही सही है। हाँ, तो एंटी साइकोटिक्स यानी दिमागी बीमारी में या ब्रेन्स के सेल्स में अगर कुछ अल्टरेशन या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमें याद नहीं रहता या किसी बात की समझ नहीं रहती, सामने वाला इंसान कुछ अलग बात करता है और हम उसे कुछ अलग समझते हैं, इसका मतलब प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। ओके, तो एंटी साइकोटिक्स का जो मेजर डिसीज है वो सिजोफ्रेनिया। ओके, इसका कोई क्यूर नहीं है, यानी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है, जस्ट उसके जो सिम्टम्स हमें दिखते हैं उसको हम कम कर सकते हैं या उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। साइकोसिस में पूरी तरह से इलाज अभी भी मेडिकल साइंस में नहीं है क्योंकि इट इज कम्प्लीटली रिलेटेड विद द ब्रेन। तो इस वजह से वो पूरा और ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से हर कोई बॉडी के कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अभी तो हम उसके सिर्फ सिम्टम्स कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो उसी को हम स्टडी करेंगे कि एंटी साइकोटिक्स होते क्या है, साइकोसिस क्या है, ये सब चीजें। Schizophrenia, a mental disorder, person can't grasp reality and shows behavior and cognitive dysfunction। एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि जिस पेशेंट को ये बीमारी है वो पेशेंट रियलिटी को ग्रास्प नहीं कर सकता, वो अपनी ही दुनिया में अपनी ही सोच में रहता है। उसका बिहेवियर और जो बाकी फिजिकल परफॉर्मेंस है उसमें डिसफंक्शन होता है, प्रॉपरली वो समझ नहीं सकता चीज़ों को या कर नहीं पाता। ओके, तो वो ही कांट ग्रास्प रियलिटी, रियलिटी है उसको समझ नहीं सकता। Positive symptoms: abnormality of normal function leading to presence of inappropriate behaviors, delusions, hallucinations, and speech disturbances। Abnormality of normal functions यानी जो भी नॉर्मल चीजें करते हैं उसका उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है या नहीं कर पाता है पेशेंट, जैसे कि इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, यानी जो हम सोचते हैं कि सामने वाला ये करना चाहिए, जो नॉर्मल पेशेंट पर्सन से हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ये पेशेंट नहीं कर पाते। जैसे कि अगर किसी को सिजोफ्रेनिया है और उसको अगर हो चुकी है यानी सिजोफ्रेनिया है और अगर वो किसी पर्सन के बारे में अगर कुछ बिलीफ रखता है कि ये पर्सन मुझे हेल्प करने वाला है तो उसी पर्सन की बात ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी, ऐसे वो बात करते रहता है, ऐसे लगता है उसने मुझे हेल्प की है। यानी जिसके पास से उसको आशा थी कि वो मेरे लिए कुछ काम करेगा तो वो ऐसे समझता है कि उसने काम कर दिया। ओके, हेलुसिनेशन, फॉल्स परसेप्शन, अगर सामने वाले ने या किसी और पर्सन भी अगर उससे बात करता है हाय हेलो तो वो समझता है कि जिसके बारे में वो सोच रहा था वही वो बात कर रहा है। ओके, यानी ये पर्सन से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उसे हर चीज बताएगा, बट बी पर्सन ने अगर उसको हाय हेलो कहा तो वो समझता है कि मुझे ए पर्सन ने जो उसे चाहिए, पेशेंट को जो एक्सपेक्ट है वही वहां पर होगा, इस तरह से वो उसको एक्सपेक्ट करता है। स्पीच डिस्टर्बेंस यानी पूरी तरह से वो बात नहीं कर पाता, बीच बीच में रुक रुक कर बात करता है, बीच में ही उसकी सोच कहीं और चली जाती है जो वो एक्सपेक्ट करता है। नेगेटिव सिम्टम्स: लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन लीडिंग टू absence of appropriate behaviors, lack of motivation, यानी कोई मोटिवेशन नहीं रहता या क्या बोलते हैं मुझे ये चीज करनी चाहिए, ये मुझे होना चाहिए, इस तरह से तो ये नहीं हो पाता। okay? अब इसमें जो नेगेटिव सिम्टम्स है, लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन, यानी जो हम आम इंसान काम कर सकता है वो फिजियोथेरेपी पेशेंट काम नहीं कर सकते। जैसे कि लैक ऑफ मोटिवेशन, कि मुझे दुकान से सामान खरीद कर लाना है। ओके, अब दुकान जो है कितनी दूर है ये हमें पता है, अपने घर से दुकान का डिस्टेंस है, कौन सा रास्ता है, किस तरह जाना है, क्या कर ले क्या क्या
चीजें हमें खरीदनी है, कितने पैसे हो सकते हैं, ये सब हम उसमें कर सकते हैं। अगर यही उस पेशेंट को बताया जाए तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर उसको आप दुकान को जाकर सामान लाने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ मोटिवेशन नहीं है। सोशल विड्रॉल। और ये लोग जो है फ्रेंड सर्कल से दूर, रिलेटिव से दूर, यहाँ तक कि अपने घर वालों से, बच्चों से, बीवी से, सब तरह से अकेले रहना पसंद करते, किसी के साथ बात नहीं करते। अगर उनके साथ बैठेंगे भी तो भी ये उनके साथ बात नहीं करेंगे, अकेले रहेंगे अपनी अपनी सोच में। ओके, अगर वो कुछ पूछते भी हैं तो ये रिप्लाई नहीं देते हैं, अगर दे भी दिया तो कुछ तो भी इररिलेवेंट रिप्लाई देते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फन एक्टिविटी। अगर आप कुछ घर में मजाक हो रहा है, जो फैमिली में कुछ चीजों से अगर एंजॉय कर रहे हैं तो ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर उनको पार्टिसिपेट कर भी ले तो वो उसको एंजॉय नहीं कर पाते। डजंट रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन। आपने अगर कुछ पूछा तो उसको वो रिप्लाई नहीं देते, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। बट ये है इसमें कि सिजोफ्रेनिया पूरी लाइफ रहता है। ओके, पूरी लाइफ। इसमें कुछ ये नहीं है कि फॉर द पीरियड रहेगा, जैसे कि इपिलेप्सी वगैरह था वैसे नहीं है। ये पूरी लाइफ चलेगी। एक बार सिजोफ्रेनिया हो गया, आपके भी अगर कुछ गांव में या कुछ इसमें आपने देखा होगी कि रास्ते से भी अगर चलते हैं तो अपनी अपनी धुन में रहते हैं। अगर आप उनको कुछ बोलेंगे, उनको टीज भी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, उनको सवाल पूछेंगे तो भी वो उनके समझ में नहीं आएगा। कॉजेस, ये क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट कॉज या रीजन कुछ भी नहीं पता। अगर इसको केमिकली या हम बॉडी की लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो इसमें एक्सेस ऑफ डोपामाइन एक्टिविटी, यानी डोपामाइन की एक्टिविटी ज्यादा दिखती है। बस बॉडी का जब एनालिसिस किया जाता है इस पेशेंट का तो डोपामाइन की एक्टिविटी दिखती है कि वो पूरी तरह से डोपामाइन ज्यादा। अब डोपामाइन ज्यादा है तो आदमी खुशी होना चाहिए, बट इसका जो रीजन होता है जो फिर नहीं आता कि सडन शॉक, ज्यादा खुशी या ज्यादा गम, इस वजह से भी हो सकता है। एविडेंसेस फॉर दिस, यानी इसमें क्या होता है, फर्स्ट ड्रग फॉर साइकोसिस वाज क्लोरप्रोमैजिन एंड इट इज अ D2 एंटागोनिस्ट। डोपामाइन 2 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है। ओके, फिर इसमें अच्छा काम किया इसने। फर्स्ट ड्रग जो है क्लोरप्रोमैजिन, एंटी साइकोटिक ड्रग्स प्रोड्यूस पार्किंसन लाइक सिम्टम्स। बट ये ड्रग जो है एंटी साइकोटिक्स, यस, वही तो बता रहा हूँ कि डोपामाइन डिक्रीजेस, एंटी साइकोटिक ड्रग्स प्रोड्यूसेस पार्किंसन लाइक सिम्टम, क्योंकि जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स है वो डोपामाइन की एक्टिविटी कम करते हैं। डोपामाइन की एक्टिविटी कम होगी, इसका मतलब पार्किंसन लाइक सिम्टम आते हैं। डिक्रीज इन डोपामाइन, देखिए एंटी साइकोटिक ड्रग जो है जिसकी वजह से पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आते हैं, पार्किंसन डिसीज का हमें इफेक्ट दिखता है, पार्किंसन डिसीज। ड्रग्स दैट प्रमोट डोपामाइन एक्टिविटी, डोपामाइन एक्टिविटी प्रोड्यूस करने वाले ड्रग्स कौन से हैं, यल डोपा एंड एम्फेटामिन, प्रोड्यूस और इंक्रीज द सिजोफ्रेनिया। यानी कुछ साइकोसिस कंडीशन में या स्ट्रेस ओरिएंटेड, जैसे कि हमने सेडेटिव हिप्नोटिक्स में देखा, एंग्जाइटिक्स या एंजाइटी रिड्यूसर, डिप्रेशन ड्रग, इसके अंदर एल डोपा या एम्फेटामाइन का कुछ कुछ इसमें साइड इफेक्ट होते हैं कि ज्यादा इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से भी प्रोडक्शन ऑफ डोपामाइन या उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है, जो कि सिजोफ्रेनिया प्रोड्यूस करता है। देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रेन डोपामाइन रिसेप्टर, ब्रेन के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं डोपामाइन के, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती है, जिसकी वजह से सिजोफ्रेनिया होता है। काउंटर एविडेंसेस दैट डोपामाइन हाइपोथेसिस, यानी जो अभी तक तो क्लियर नहीं है कि कॉज कौन सा है, बट जो अभी तक कंसिडर किया जा रहा है कि डोपामाइन के हायर कंसंट्रेशन या उसकी एक्टिविटी की वजह से होता है, तो उसी हाइपोथेसिस को अपोजिट कुछ एविडेंसेस है। कैसे, ओल्डर ड्रग्स आर नॉट इफेक्टिव इन ऑल पेशेंट, जो पुराने ड्रग्स थे वो सभी पेशेंट में इफेक्टिव नहीं थे। एंड न्यूअर अटिपिकल ड्रग्स लो एफिनिटी फॉर डोपामाइन रिसेप्टर,
अब जो नए ड्रग्स है जो कि टिपिकल ड्रग कंसिडर किए जा रहे हैं कि जो एंटीसाइकोटिक्स यूज किए जाते हैं उनकी एफिनिटी टुवर्ड्स डोपामाइन रिसेप्टर बहुत कम है. ड्रग्स दैट ब्लॉक एनएमडीए प्रोड्यूस मोर schizophrenia than even drugs that promote dopamine. Okay? This suggests, other than NT, that dopamine is also involved. Neurotransmitter, okay? Other neurotransmitter भी इसमें involve है कि dopamine ही नहीं कि बाकी neurotransmitters जो होते हैं वो भी इसमें involve. Major dopamine pathways, the nigrostriatal pathway, significance जो है इसका movement से related है. इसमें लो डोपामाइन कॉजेस ईपीएस दैट इज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स. उसके बाद है द मेसोकॉर्टिकल पाथवे. उसमें होता है मोटिवेशन, प्लेजर, सोशलाइजेशन, ये सब इसमें सिग्निफिकेंट एक्टिविटी होती है. उसके बाद इसके अंदर जो एसोसिएटेड डिसीज है वो है हाई डोपामाइन कॉजेस नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया. दी मेसोलिम्बिक पाथवे, इसमें होता है, इसका काम होता है स्पीच ग्रास्प ऑफ रियलिटी, यानी सच में क्या चल रहा है उसका हमें समझ होती है. तो इससे रिलेटेड डिसीज जो है वो है हाई डोपामाइन, जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव सिम्टम्स दिखते हैं, यानी हम रियलिटी को ग्रास्प नहीं करते और स्पीच में डिस्टर्बेंस है. द ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज, इसकी वजह से जो डिसीज होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन डिफिशियंसी. Ideally, we would not dopamine blockade only in mesocortical and mesolimbic pathway, but that has not been realized till now. अब इसमें जो मेसोलिम्बिक और मेसोकॉर्टिकल जो सेकंड और थर्ड है ये सिर्फ हम बोले हैं, बट इसका अभी तक रियलाइज्ड यानी एक्चुअल विद प्रूफ अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ, फिजियोलॉजिकली प्रूव नहीं हुआ. दीज आर द हाइपोथेटिकली कंसीडर्ड वन कि किस वजह से होता है. अब डोपामाइन एंड ईपीएस, तो इसमें क्या होता है देखिए. वी स्टडीड इन पार्किंसन दैट डोपामाइन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्वड इन मूवमेंट. मूवमेंट के अंदर ये इन्वॉल्व होता है. पार्किंसन डिसीज यानी डोपामाइन डिक्रीज हो गया तो मूवमेंट डिस्टर्ब होता है. ओके, तो इन्वॉल्व इन मूवमेंट इन बैलेंस विद एसिटाइल कोलिन और डोपामाइन के कॉम्बिनेशन में हम बॉडी को मूव कर पाते हैं. बट अगर जैसे ही डोपामाइन डिक्रीज होता है तो एंटी पार्किंसन यानी मूवमेंट में इश्यूज आते हैं और पार्किंसन दिखता है. When dopamine levels decreases due to action of antipsychotic drugs. अब हम डोपामाइन डिक्रीजिंग ड्रग्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि डोपामाइन इंक्रीज की वजह से साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया होता है. उसको कम करने के लिए हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देंगे, डोपामाइन का लेवल कम हो जाएगा. अब डोपामाइन का लेवल कम हुआ मतलब पार्किंसन के सिम्टम्स दिखेंगे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की एक्शन की वजह से. In all dopamine pathways, movement-related disorder called extrapyramidal symptoms arises, which includes akinesia, यानी हम मूवमेंट नहीं कर पाते, akathisia, inability to remain motionless, यानी हम एक ही जगह पर बैठे रह सकते हैं, and acute dystonia, यानी twisting of muscle भी मूव नहीं हो पाते. तो इसमें देखिए अब ब्रेन के स्ट्रक्चर में हम कोशिश कर रहे हैं इसको समझने की. नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे दैट इज सब्सटेंशिया नाइग्रा टू स्ट्रैटियम, ये सब यहाँ पर बताया हुआ है. मोटर कंट्रोल, डेथ ऑफ न्यूरॉन्स इन दिस पाथवे कैन रिजल्ट इन पार्किंसंस डिसीज. पार्किंसंस डिसीज, डेथ न्यूरॉन्स, इसमें अगर न्यूरॉन्स की डेथ हो गई this pathway can result in Parkinson. इसमें कि अगर न्यूरॉन्स कुछ डिस्टर्ब हो गए हैं या डेड हो गए हैं तो हमें पार्किंसन डिसीज दिखता है. दूसरा मेसोलिम्बिक एंड मेसोकॉर्टिकल पाथवेज, ये वाला यहाँ से यहाँ पर और ये वेंट्रल टेगमेंटल एरिया टू न्यूक्लियस accumbens, amygdala and hippocampus and prefrontal cortex. इसमें मेमोरी होती है, मोटिवेशन एंड इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं, रिवॉर्ड एंड डिजायर होते हैं, एडिक्शन होते हैं, कैन कॉज hallucinations एंड schizophrenia if not functioning properly. अगर ये सब चीजें मेसोलिम्बिक एंड मेसोकॉर्टिकल पाथवे प्रॉपर्ली काम कर रहा है तो हमें सब चीजें जैसे मेमोरी हमारी अच्छी होती है, मोटिवेशन मिलता है, इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं,
कंफर्ट्स और डिजायर्स भी हमें पता चलता है। एडिक्शन भी इसी वजह से होता है। अगर ये डिस्टर्ब है तो हेलुसिनेशन और सिजोफ्रेनिया हमें दिखेगी। ट्यूबरो इनफंटिबुलर पाथवे जो कि यहाँ पर है, हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोनल रेगुलेशन, बॉडी में हार्मोन का रेगुलेशन था, मैटरनल बिहेवियर दैट इज नर्चरिंग, प्रेगनेंसी, सेंसरी प्रोसेसेस, ये सब चीजें यहाँ से होती है। अगर ये काम नहीं करेगा तो ये सब चीजें डिस्टर्ब होंगी। Other neurotransmitters also have their own pathways and unique functions. Okay? Other neurotransmitters यानी जो इसके अलावा जो neurotransmitters हैं वो उनके अलग अपने अपने pathways हैं and वो अपने अपने unique function से associated है, जैसे कि dopamine pathways, frontal cortex, okay? इसका function है reward, that is motivation, pleasure, euphoria, motor function, उसके बाद compulsion, प्रिजर्वेशन, ये सब चीजें हमें डोपामाइन पाथवे, सीरोटोनिन पाथवे दैट इज स्टैंटियम एंड सब्सटेंशियल नाइट्रोजन। अब इसमें है हिप्पोकैम्पस, रैफिन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, वीटीए, ये सब। इसका फंक्शन है सीरोटोनिन पाथवे का मूड, मेमोरी, प्रोसेसिंग, स्लीप और कॉग्निशन, ये सब चीजें सीरोटोनिन पाथवे वर्कआउट करता है। देखिए डोपामाइन रिसेप्टर इस टाइप के हैं, D1 that increases cyclic AMP के द्वारा ये मैसेंजर सिस्टम है। D5 ये भी साइक्लिक AMP के इंक्रीज से मैसेंजर सिस्टम में काम करता है। D2 ओके, मोस्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एंटागोनाइजेस और इनवर्स अगोनाइज ब्लॉक D2, इसी रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं क्योंकि इसमें डिक्रीज ऑफ साइक्लिक AMP है। D3 और D4 भी सिमिलर मैसेंजर सिस्टम से काम करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स D2 पे काम करते हैं। But newer atypical drugs have other mechanisms too, based on acetylcholine, histamine, serotonin, and adrenaline. ये सब चीजें हैं। Understanding inverse agonism. Inverse agonism. Ideal receptors are silent or non-functional without being bound by their natural agonist. Okay? Ideally, receptors are silent, non-functional without being by their natural agonist. Natural agonist के अलावा भी ये लोग सब काम करते हैं। But some receptors are active even when they are not bound by any agonist. Even when they are not bound by any agonist. In this case, inverse agonists work to produce opposite response. देखिए, ideally receptors are silent यानी non-functional without being bound by their natural agonist. अभी इनवर्स अगोनिज्म जो इसमें रिसेप्टर्स आइडियल या साइलेंट रहते हैं, जिसमें कि नॉन फंक्शनल रहते हैं, जब तक कि वो नेचुरल अगोनिस्ट के साथ बाइंड रहते तब तक वो फंक्शन नहीं होता। कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं कि एक्टिव व्हेन दे आर नॉट बाउंड, वो एक्टिव रहते हैं कि अगर बाइंड भी ना हो अगोनिस्ट के साथ तो भी एक्टिव रहते हैं। इन दिस केस इनवर्स अगोनिस्ट वर्क टू प्रोड्यूस अपोजिट रिस्पॉन्स। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इनवर्स अगोनिस्ट वहां पर अटैच होता है और रिएक्शन जो फंक्शन जो दिखने होता है उसके एग्जैक्ट अपोजिट फंक्शन इस केस में दिखता है कुछ रिसेप्टर्स। Inverse agonism is a property seen in only those receptors, not enzymes, that are active even without any binding to their agonist ligand. Without किसी के अगर ये दिखता है तो उसी में ये काम होता है। Inverse agonist produce negative response, that is agonist का response इस तरह से agonist bind रहेगा, एंटागोनिस्ट का रिस्पॉन्स रहेगा तो उसको एक्टिविटी स्टॉप करेगा। इनवर्स अगोनिस्ट क्या होता है कि ये रिसेप्टर्स खाली है बट एक्टिव है, वहां पर अगर इनवर्स अगोनिस्ट अटैच होगा तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट रिस्पॉन्स देखिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसका, फर्स्ट जनरेशन दैट इज टिपिकल हाई एफिनिटी फॉर डोपामाइन रिसेप्टर, इनकी एफिनिटी टुवर्ड्स डोपामाइन रिसेप्टर ज्यादा होती है एंड कॉन्सिक्वेंटली हैव एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स, कॉन्सिक्वेंटली हैव एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स। इसमें एग्जांपल्स है ब्यूटायरोफेनोन्स, उसमें है हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल, फिनोथायाजिन्स। फिनोथायाजिन्स में तीन टाइप के एलिफेटिक, एलिफेटिक में है क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लोरोप्रोमाजिन, पाइपरिडीन है, पाइपरिडीन में है
थायोरिडाजिन, पाइपरिया एसिटाजिन, पाइपरियाजिन, उसमें फ्लूफेनाजिन, परफेनाजिन, थायोजैंथिन्स, फ्लूपेंटाथायोक्सोल, दैट इज थायोथायक्सिन, सेकंड जनरेशन या अटिपिकल, इसमें दे आर प्राइमरीली अफेक्ट अदर neurotransmitter but for exact reason have a wide side effect profile including obesity. Okay? Olanzapine, quetiapine, aripiprazole, risperidone. देखिए ब्यूटायरोफोन, फिनोथायाजिन्स और थायोजैंथिन्स, इसमें पोटेंसी डिक्रीज होगी, तो फिनोथायाजिन्स कैटेगरी में रहेगी पाइपरेजिन और पाइपिरिडिन. डिस्कवरी ऑफ ब्यूटायरोफिनोन्स, अनाल्जेसिक ड्रग्स. अनाल्जेसिक ड्रग्स में मेपेरिडिन उससे 100 गुना मोर पोटेंट एनाल्जेसिक है, ज्यादा 100 गुना ज्यादा पोटेंट एनाल्जेसिक, दैट इज प्रोपायोफिनोन एनालॉग. ओके, इसमें रहेगा फिर ब्यूटायरोफिनोन एनालॉग, लोअर एनाल्जेसिक एक्टिविटी बट क्लोरप्रोमाजिन लाइक एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी ज्यादा है. SAR of butyrophins, modification of benzoyl group, anything other than fluorine in the para position lowers the activity. A is 4 times more potent than B due to fluorine. Yeah, benzyl group में modification यानी फ्लोरो ग्रुप ऐड करेंगे तो पोटेंसी बढ़ती है. Replacing the carbonyl group with isoteric group or any other functional group lowers the activity. Replacing the carbonyl group, कार्बोनिल ग्रुप को अगर हम रिप्लेस करते हैं विथ आइसोस्टेरिक ग्रुप्स और एनी अदर फंक्शनल ग्रुप लोअर्स द एक्टिविटी. इस कार्बोनिल ग्रुप को एक्स कैन बी एन और या सल्फर, नाइट्रोजन या कार्बन नहीं हो सकता, एक्स कैन बी OH NH2SH. ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्टिविटी डिक्रीज होती है. एंड इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, डाइफिनाइल ब्यूटाइल पाइपरिडिन. An important exception, diphenyl butyl piperidine, replacement of carbonyl of haloperidol with parafluorophenyl group creates a new class of compounds called diphenyl butyl piperidine. क्या होता है, रिप्लेसमेंट अगर हम कार्बोनिल का करते हैं हेलोपेरिडॉल में with parafluoro, तो creates a new class of compounds called diphenyl butyl piperidine that has following advantage. ये लॉन्ग एक्टिंग है, सेडेशन इफेक्ट नहीं है इसमें, एटोनॉमिक और एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स दिखते हैं. Useful in autism. Autism is a mental disorder in children characterized by impaired social interaction and verbal, non-verbal communication and by repetitive behavior. ये ऑटिज्म जो है बच्चों में दिखता है, सेम सिजोफ्रेनिया के वैसे इफेक्ट्स है. इसमें उनकी लर्निंग कैपेसिटी कम होती है, उसके बाद वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन होता है और रिपीटेटिव बिहेवियर इसमें कम दिखता है, ज्यादा दिखता है. ओके, तारे जमीन पर जो फिल्म था उसमें उस बच्चे को ऑटिज्म था. डाइफिनाइल ब्यूटाइल पाइपरिडिन्स की कैटेगरी हम देखेंगे. द कीटो ग्रुप हैज बीन रिप्लेस्ड विद पैराफ्लोरो ग्रुप. कीटो ग्रुप इज रिप्लेस्ड विद पैराफ्लोरो ग्रुप. इट्स पाइमोजाइड, पेनफ्लोरिडॉल, फ्लूसपाइरिलीन, ये 3 ड्रग्स हैं. उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ CH2 लिंकर ग्रुप. द लिंकर हैज टू बी प्रोपाइलिन, जैसे यहाँ पर प्रोपाइलिन. एनी अल्टरेशन टू द CH2 लिंकर रीजन सच एज शॉर्टनिंग, लेंथनिंग, ब्रांचिंग, यानी इसको अगर आप बड़ा करते हैं, इसकी ब्रांचिंग करते हैं, ओके, और इनकॉर्पोरेशन या यहाँ पर एक रिंग सिस्टम डालते हैं, तो रिजल्ट्स इन मार्क्ड डिक्रीज और इवन कंप्लीट लॉस ऑफ न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी. अगर इसमें कुछ भी चेंज करते हैं CH2 में तो यहाँ पर दिक्कत होता है, लॉस ऑफ एक्टिविटी होती है. ओके, ओनली N is equal to 3 is active. Okay. Modification of amino group. A tertiary amino group should be present. एक्टिविटी बताने के लिए ड्रग के अंदर टर्शियरी अमीनो ग्रुप होना ही चाहिए.
a tertiary amine in a summer-cyclic form, that is piperidine, tetrahydropyridine or piperazine ring increases the potency. Potency increases. Further modification of the ring at a para position can be done for a better potency and reducing the toxicity. रिंग के पैरा पोजीशन पे थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से कि पोटेंसी और टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है. जैसे R is always amine, जैसे यहाँ पर. ओके, amine is always a tertiary. ये जो है tertiary होना चाहिए. R यहाँ पर. It can be para. Okay, substituted for better potency of toxicity. LD15 ट्राइडेन है. पावर इस तरह से. पाइपिरोन, ट्राइफ्लोरिपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल और हेलोपेरिडोल, इस इसके पोटेंसी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट अब ड्रग्स देखेंगे हम एक एक. हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल का ये स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये पूरी तरह से रिंग है. पैरा पोजीशन पर यहाँ पर कीटो ग्रुप और ये पैरा पोजीशन पर क्लोरो और बेंजीन. इट इज butyrophenone derivative used in the treatment of schizophrenia and delirium. It has a high incidence of EPS, but low hypotension and low autonomic side effect. इसमें EPS यानी extrapyramidal symptoms ज़्यादा दिखते हैं, but hypotension यानी low BP और autonomic nervous system के जो side effects हैं वो नहीं दिखते हैं. And sedative effects lower than chlorpromazine. Chlorpromazine से sedative effect कम. Decanotate esterification at OH group forms a long-acting derivative. OH group पे जो है हम अगर कुछ changes करते हैं, esterification अगर हम करते हैं तो क्या होता है? Forms a long-acting derivative. इसी का long-acting derivative बनता है. जैसे कि mode of action इसका है, it is an inverse agonist in a dopamine D2 receptor in the mesocortical and mesolimbic pathways. हेलोपेरिडोल का सिंथेसिस 4-chlorobutyryl chloride, 4-chlorobutyryl chloride की रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन के साथ करेंगे तो इसमें से -HCl होगा. ओके, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl, leaving the 4-fluorobutyropheno, 4-fluorobutyropheno उसकी रिएक्शन होगी वापस तो इस तरह से आएगा. दैट इज 4-पैराक्लोरोफिनाइल, इसी का साइक्लाइजेशन होगा यहाँ पर. 4-क्लोरोफिनाइल, 4-पाइपरिडिनोल, इसमें से वापस HCl यानी ये दोनों की रिएक्शन होगी. किसकी? 4-फ्लोरोब्यूटायरोफिनोल प्लस 4-पैराक्लोरोफिनिल, 4-पाइपरिडिनोल. तो यहाँ पर इसकी अटैचमेंट होगी जो कि CH2 3 टाइम्स होगी तो के साथ HCl. फिर इसका बनेगा हमें हेलोपेरिडोल. मींस फर्स्ट रिएक्शन यहाँ से ये प्रोडक्ट मिलेगा, फिर दूसरी रिएक्शन इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें हेलोपेरिडोल मिलेगा. सारा फिनोथायाजिन्स, यहाँ पर हम रुकते हैं